इसके बाद है हमने जो लास्ट में पढ़ना था, इसका जो आखिरी पोर्शन रह गया है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, इस पोर्शन में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट, कि ये मैग्नेटिज्म कहाँ से आती है, मतलब कोई चीज मैग्नेट क्यों बनती है, कुछ चीजें मैग्नेट होती हैं कुछ नहीं होती, इसकी क्या वजह है। और सेकंड, मैग्नेट्स की टाइप्स। ठीक है, और थर्ड, इसकी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, काफी बच्चे इतने काफी हैं लेक्चर के लिए। अब फर्स्ट देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ना मैग्नेटिज्म के बारे में जो व्यू दिया था ना, सबसे पहले वो एम्पेयर ने दिया था। ठीक है, ये वही है जिसने करंट और सारा कुछ डिस्कवर किया और इक्वेशंस बनाई, और उसने उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड मैयर की थी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो ये याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि फर्स्ट व्यू जो है इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। ठीक है, ये है एम्पेयर। अच्छा, उसके बाद इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलेटिंग करंट्स की वजह से पैदा होते हैं। यानी दायरे में या सर्कल में चार्ज मूव कर रहे हो, जब चार्ज मूव करता है उसको करंट कहते हैं, और सर्कुलेटिंग का मतलब सर्कल में। तो शुरू में तो इस क्योंकि उस वक्त एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था, इसलिए उस वक्त इस चीज को इतनी अहमियत नहीं दी गई। ठीक है, लेकिन बाद में उसकी बात सही साबित हो गई, और ये पता चला कि जो भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है वो चार्जेस के सर्कुलर मोशन की वजह से है, जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं उसकी वजह से है। अच्छा, इसके बाद मैग्नेटिज्म की बेस क्या है, मतलब ये इसका ओरिजिन क्या है, कहां से प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि मैग्नेटिज्म तब प्रोड्यूस होती है जब कोई चार्ज मूव करता है। ठीक है, और आपको पता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिटल मोशन में, और अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव होते हैं। तो इस वजह से मैग्नेटिज्म जो है वो तमाम चीजों की बेसिक प्रॉपर्टी बन जाती है। इस तरह मतलब हर चीज में मैग्नेटिज्म है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो इंसुलेटर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, जो भी चीजें हैं। और ये किस वजह से होगी, ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन्स की, और स्पिन मोशन। तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म मतलब कोई भी चीज अगर मैग्नेट है तो उसके पीछे रीजन, जब हम एंड में जाएंगे ना हर चीज की डिटेल में एंड में, तो हम एंड में यहां पर आकर रुक जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की जो दायरे में मोशन है ना उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो करंट की तरह एक्ट करेगा। करंट की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रॉन चार्ज है और वो फ्लो करता है अपने ऑर्बिट में, तो इसका मतलब वो करंट की तरह एक्ट करेगा। और हमने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ करंट में पढ़ा था कि वायर को अगर रिंग की फॉर्म में बनाएं और उसमें से करंट गुजारें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो बिल्कुल वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पैदा होगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन रह जाता है कि आखिर सब चीजों में इलेक्ट्रॉन है तो फिर सब चीजें मैग्नेट क्यों नहीं होती। मतलब कुछ जैसे इंसुलेटर्स वगैरह उनमें मैग्नेट नहीं होती, जो आयरन है ये मैग्नेट बन सकता है। तो इसकी रीजन ये है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की मैग्नेटिज्म एक दूसरे को सपोर्ट करती है, कुछ में कैंसल करती है, इनकी डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं। तो इस वजह से कुछ चीजें मैग्नेट होती हैं कुछ नहीं होती। तो जो नेट मैग्नेटिज्म होती है ना किसी भी सब्सटेंस में, वो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होती है, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। तो यही लिखा है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स विद एन एटम इज ड्यू टू कंबाइंड फील्ड क्रिएटेड बाय देयर ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। As there are number of electrons in an atom, their currents or spin are aligned so that they cancel the magnetic effect mutually or strengthen the effect of each other। यानी वो जो करंट्स या इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे होते हैं तो वो बाज इस तरह अलाइन होते हैं कि वो एक दूसरे को स्ट्रेंथ कर देते हैं या कैंसल कर देते हैं।
जिन चीजों में कैंसिल होगी उसमें मैग्नेटिज्म नहीं होती, जिनमें नहीं कैंसिल होती उसमें मैग्नेटिज्म होती है। ठीक है, तो आगे टाइप्स पर जाने से पहले एक डेफिनेशन इसमें, मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था कि टू स्मॉल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था। मैग्नेटिक डाइपोल ये है कि जिसमें दो पोल्स हों, उसमें चार्जेस थे, यहां पोल्स हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये कब बनते हैं, जब कोई मैग्नेट होगा छोटा। एन एटम इन विच देयर इज रिजल्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसा एटम जिसकी आसपास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन ऐसी हो कि स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और ऑर्बिटल मोशन की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, कैंसल ना करें। तो ये जो एटम होगा ये एक छोटे मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। और मैग्नेट में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि उसके एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ साउथ होता है। तो जिस चीज में भी एक तरफ नॉर्थ होगा और एक तरफ साउथ होगा उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे। चाहे वो एटम हो, चाहे वो करंट कैरिंग लूप हो, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो। ठीक है, उसको मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे। डाई का मतलब दो और पोल का मतलब किनारा। पोल का इशारा, किनारा का मतलब है जिसमें एक नॉर्थ हो और एक साउथ हो। ठीक है, चार्जेस में पोल का मतलब होता है टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव किनारा और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव किनारा। अच्छा, इसमें ये बात याद रखनी है कि हम किसी भी, जैसे आपके पास ना चार्जेस में क्या होता है कि आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग भी आपके पास हो सकते हैं, लेकिन एटम्स में या मैग्नेट्स में आप अलग से नॉर्थ पोल या साउथ पोल हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि फर्ज करें ये एक फिगर देखें साइड पे, ये है फिगर करंट कैरिंग लूप की। ठीक है, मैं इसको यहां हाईलाइट कर देता हूं। ये फर्ज करें ना एक लूप है, ऐसे करंट कैरिंग वायर है ऐसे। ठीक है, और इसमें करंट पास हो रहा है। करंट कैसे पास हो रहा है कि इस तरफ से करंट ऊपर जा रहा है और दूसरी साइड से करंट घूमता हुआ नीचे जा रहा है। ये जिस तरफ से नीचे जा रहा है ना, ये साइड पेज के पीछे है, और जिस साइड ये जो ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है ये साइड ऊपर की तरफ है। तो इसकी वजह से ना आपको मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है, इस तरफ मैग्नेटिक लाइंस बन रही हैं। जिस तरफ से लाइंस बाहर आ रही हैं इसको हम कहते हैं नॉर्थ, और जिस तरफ से लाइंस एंटर हो रही हैं इसको हम कहते हैं साउथ। जो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन गई है इसमें आपको दो पोल्स नजर आ रहे हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक है साउथ पोल। अब देखें, क्या हम अलग से नॉर्थ पोल हासिल कर सकते हैं? तो यहां से क्लियर हो रहा है, सारी बात क्लियर हो रही है। कैसे? नॉर्थ पोल उस साइड को कहते हैं जिस तरफ से लाइनें बाहर आएंगी। ठीक है, तो लाइनें बाहर तब आएंगी जब दूसरी साइड से एंटर होंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस साइड से लाइनें एंटर ना हो, यानी साउथ पोल हमारे पास ना हो और नॉर्थ पोल मौजूद हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी या तो होंगे तो दोनों होंगे या एक भी नहीं होगा। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, ये मैंने वायर की एग्जांपल दी है, करंट कैरिंग वायर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं वो भी इसी तरह घूमते हैं। फर्ज करें यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इस तरफ चला गया, और बाकी जो आधा सर्कल है वो पेज के पीछे है, यहां पर न्यूक्लियस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दायरे में घूम रहा है ये भी फ्लोइंग चार्ज है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन फर्ज करें इस तरफ है, तो यहां से भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आप नॉर्थ और साउथ या तो दोनों मिलेंगे आपको,
अगर आप चाहते हैं कि अकेला नॉर्थ मिले आपको, ठीक है, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घुमाएंगे या वायर को या करंट को सर्कल में घुमाएंगे, तो उससे हमेशा दोनों पोल इकट्ठे पैदा होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही पोल पैदा हो जाए। इसलिए ये मैग्नेटिज्म में बेसिक इसके जो लॉ है ना, समझ लें कि सारी जो मैग्नेटिज्म है वो इस पर डिपेंड करती है। जो गाजेस लॉ जब हम अप्लाई करते हैं वो हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, और ये टेस्ट वगैरह में भी आता है, एंट्री टेस्ट वगैरह में भी, कि हम आइसोलेटेड नॉर्थ पोल ऑब्टेन, आइसोलेटेड का मतलब है अकेला, इसी तरह अकेला साउथ पोल ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेकिन चार्जेस में हमारे पास अकेला पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है और अकेला नेगेटिव चार्ज भी मौजूद होता है। ठीक है, तो उसमें ये है, लेकिन इसमें नहीं है, या तो दोनों होंगे या फिर एक भी नहीं होगा। इसके बाद ठीक है, टाइप्स आ जाती हैं। अब हम इसमें टाइप्स पढ़ेंगे। 3 टाइप्स हैं। हम सॉलिड्स को ना 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, चाहे जो भी सॉलिड हो। पहले जो हमने ग्रुप बनाए थे वो करंट गुजरने की बेस पे हमने बनाए थे, कुछ कंडक्टर्स थे, कुछ इंसुलेटर्स थे, कुछ सेमी कंडक्टर्स थे। अब उन्हीं सॉलिड्स को हम दोबारा ग्रुप्स में बना डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस दफा हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेस पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल मोशन की वजह से पैदा होती है इलेक्ट्रॉन की, और स्पिन मोशन की वजह से पैदा हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, यानी एक दूसरे को इंक्रीज करती हैं। दोनों का नॉर्थ एक तरफ होता है, दोनों का साउथ एक तरफ होता है, जिसकी वजह से एटम के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल नहीं होती और हर एटम एक छोटा मैग्नेट नजर आता है हमें। ठीक है, मसलन मैं यहाँ आपको स्केच बना देता हूँ। मतलब ये एक एटम है और ये इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके आसपास आपको क्या नजर आएगा कि इधर एक साइड पे नॉर्थ आपको नजर आएगा और दूसरी साइड पे साउथ, और यहाँ मैग्नेटिक लाइंस बनी होंगी। हर एटम एक छोटा मैग्नेट होता है। ये जो एटम आपको नजर आ रहा है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एटम है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन मोशन की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करें। ठीक है, बढ़ाएं, एक दूसरे को कैंसिल ना करें। तो ऐसे मटेरियल को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहेंगे। और इसके जो एटम्स हैं वो हर एटम एक छोटा मैग्नेट होता है, उसके आसपास हर वक्त नॉर्थ और साउथ बने रहते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल एटम होता है, मसलन मैं यहाँ फिगर दोबारा बनाता हूं। अगर इसका हर एटम मैग्नेट है तो जरूरी नहीं कि ये पूरा जो मटेरियल है ये भी मैग्नेट हो। कैसे? इसकी वजह ये होती है कि एक एटम की मैग्नेटिज्म इस तरफ है, मतलब ये ना एक एरो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका मतलब कि इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है, यानी ये एक मैग्नेटिक डाइपोल समझ लें आप इसको। तो जरूरी नहीं है कि अगर एटम्स मैग्नेट हैं तो मटेरियल भी मैग्नेट हो। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात एटम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होती है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अब होगा क्या कि एटम्स तो मैग्नेट हैं लेकिन ओवरऑल मटेरियल मैग्नेट नहीं है, क्योंकि ये एटम्स की मैग्नेटिज्म एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। हाँ, एक सूरत में मटेरियल मैग्नेट बन सकता है कि अगर आप इसको किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मसलन आप इसको बड़े मैग्नेट्स के दरमियान में रख दें, तो क्या होगा कि ये जो एटम्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये एटम्स अलाइन हो जाएंगे एक तरफ, ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलाइन हो जाएंगे। इन सब का नॉर्थ एक तरफ हो जाएगा और साउथ दूसरी तरफ, तो फिर ये मटेरियल मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खत्म करेंगे ये दोबारा रैंडम हो जाएंगे।
ये उतनी देर अलाइन रहेंगे जितनी देर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? आप इनको मैग्नेट्स के दरमियान भी रख सकते हैं, इनको आप सोलिनाइड, इस मटेरियल को आप सोलिनाइड के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि ये कितनी देर मैग्नेट बन सकता है? जितनी देर आपने इसको दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उतनी देर ये मैग्नेट रहेगा। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो इसके सारे एटम्स दोबारा रैंडम हो जाएंगे। रहेंगे वो मैग्नेट्स, टाइनी मैग्नेट्स होंगे छोटे, लेकिन उनकी अलाइनमेंट रैंडम हो जाएगी, जिससे नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा और मटेरियल मैग्नेट नहीं रहेगा। और ये जो मैंने आपको अलाइनमेंट दिखाई है यहाँ पे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से सारे एटम्स जो हैं वो अलाइन हो गए हैं, ये अलाइनमेंट मैंने आपको दिखाई है 0 केल्विन पे। मतलब रूम टेम्परेचर पे 100% अलाइनमेंट नहीं होती एटॉमिक वाइब्रेशंस की वजह से, लेकिन जितना आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना हो जाएगी, 80% हो जाएगी, 90% हो जाएगी। लेकिन 100% के लिए इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए ताकि एटॉमिक वाइब्रेशंस ना हो। ठीक है, और जितना कम वाइब्रेशंस होगी उतना ज्यादा अलाइनमेंट होगी और उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा मटेरियल। लेकिन रहेगा ये कितनी देर मैग्नेट? जितनी देर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसकी एग्जांपल्स दें, ये सारी लिखी हुई। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इनका अपोजिट होते हैं। उनमें क्या होता है? उनमें ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से पैदा हो रही है, वो एक दूसरे को कैंसल करती है, जिसकी वजह से एटम्स के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अगर मैं इसका एटम बना के दिखाऊं आपको, ठीक है, तो इसका एटम इस तरह होगा कि ये न्यूक्लियस से फर्ज करें ये एटम है। ठीक है, तो आपको ना तो इधर कोई पोल नजर आएगा, नॉर्थ या साउथ, ना ही इधर। इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की मैग्नेटिक फील्ड है, स्पिन मोशन की भी है, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट है और वो कर रही है एक दूसरे को कैंसल। अगर वो कैंसल नहीं कर रही तो फिर ये मटेरियल डायमैग्नेटिक नहीं होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो डायमैग्नेटिक में वो मटेरियल्स हम शामिल करते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड मुकम्मल तौर पर कैंसल हो और एटम जो है वो मैग्नेट ना हो। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये उसका अपोजिट है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का। इसके एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स थर्ड ग्रुप है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जिनमें स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? सपोर्ट का मतलब ये हुआ, अब आप कहेंगे कि पैरा में भी सपोर्ट करती है, तो फिर इसमें यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक में क्या फर्क है? अगर उसमें भी सपोर्ट करती है और इसमें भी सपोर्ट करती है, उसमें भी एटम एक्ट करता है लाइक अ टाइनी मैग्नेट और इसमें भी एटम एक्ट करता है लाइक अ टाइनी मैग्नेट। इसमें भी एटम के आसपास नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। उसमें भी एटम हर वक्त एक छोटा मैग्नेट बना रहता है, इसमें भी एटम हर वक्त एक छोटा मैग्नेट बना रहता है। तो फिर फर्क किस बात का है? फर्क ये है इन दोनों में कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एटम्स ग्रुप बनाकर रहते हैं और एक ग्रुप के अंदर सारे एटम एक ही तरफ अलाइन होते हैं। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स थे ना, उसकी फिगर आप देखिए, मैंने आपको लाइंस बना के दी हैं, उसके एटम्स बिल्कुल कंप्लीटली रैंडम होते हैं जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना की हुई हो, और अप्लाई करने के बाद वो अलाइन होते हैं। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होते हैं? इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। ग्रुप ऑफ एटम्स में आपको यहां बना के दिखाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। मतलब ये है एक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल,
इसके अंदर मटेरियल के अंदर पोर्शन बने होते हैं मुख्तलिफ साइज के। एक पोर्शन के अंदर सारे एटम्स एक ही तरफ अलाइन होते हैं, ठीक है। दूसरे पोर्शन में दूसरी तरफ अलाइन होते हैं रैंडमली। ओवरऑल पोर्शन रैंडम अलाइन होती हैं, लेकिन एक पोर्शन के अंदर एटम रैंडम नहीं होते। ये फर्क है। आपने अब फर्क देख लिया पैरा और फेरो का, बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसमें एटम्स जो हैं वो ग्रुप्स बनाकर रहते हैं और एक ग्रुप के एटम्स सारे के सारे एक ही तरफ अलाइन होते हैं। लेकिन पैरा मटेरियल में हमने पढ़ा था कि कंप्लीटली रैंडम होते हैं एटम्स, मतलब उसमें कोई ग्रुपिंग नहीं होती। इसके ये जो ग्रुप बन रहे हैं, इस ग्रुप को हम डोमेन्स कहते हैं। यानी फेरो मटेरियल्स में डोमेन बनते हैं और पैरा में डोमेन्स नहीं बनते। ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस एक और भी है छोटा सा, वो ये कि इस पैरा मटेरियल के एटम्स एक दफा अलाइन करने के बाद जब आप मैग्नेटिक फील्ड खत्म करते हैं तो ये दोबारा रैंडम हो जाते हैं। लेकिन इसको अलाइन करने के बाद जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खत्म करते हैं या हटा देते हैं तो ये रैंडम होते हैं, लेकिन मुकम्मल रैंडम नहीं होते, कुछ ना कुछ अलाइनमेंट रह जाती है। मतलब आपने इसको अलाइन कर दिया, ये मैग्नेट बन गया मटेरियल, फेरो मटेरियल की बात हो रही है। तो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खत्म कर दी तो ये बाद में भी मैग्नेट रहेगा, ठीक है। तो इसमें और पैरा में क्या फर्क हुआ कि वो मुकम्मल रैंडम हो जाते हैं फौरन ही जैसे एक्सटर्नल फील्ड खत्म करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप जब एक्सटर्नल फील्ड खत्म कर दें तो ये मुकम्मल रैंडम नहीं होते और मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है। और इसलिए इसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेट बनाने के लिए। इसकी दो टाइप्स हैं आगे। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो बहुत, मतलब आपने 90% अलाइन कर दिया फेरो मटेरियल को, एक्सटर्नल फील्ड खत्म कर दी, तो ये बहुत कम रैंडम होते हैं। मतलब 90 से इनकी अलाइनमेंट 80% हो जाएगी, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने रहते हैं एक्सटर्नल फील्ड खत्म करने के बाद भी। और दूसरे टाइप के जो फेरो मटेरियल्स हैं वो ऐसे हैं जो ज्यादा रैंडम हो जाते हैं। मतलब आपने पहले 90% अलाइन किया, आपने फील्ड खत्म कर दी बाहर वाली, तो ये 60% रह जाएंगे। तो कुछ ज्यादा लाइन रह जाते हैं, कुछ कम। तो जो ज्यादा रहते हैं वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, और जो कम अलाइन रहते हैं वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। तो फेरो मटेरियल्स की डेफिनेशन देखें, ये है कि सब्सटेंसेस इन विच एटम्स कोऑपरेट विद ईच अदर in such a way so that they exhibit strong magnetic effect and strongly attracted by magnetic field, ठीक है। और इसमें ये ग्रुप्स उसने एग्जांपल्स दे दी हैं। तो ये इसकी डोमेन थ्योरी के इसमें डोमेन्स बनते हैं। स्मॉल मैग्नेटाइज्ड रीजन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉल्ड डोमेन्स। ये जो आपको साइड में फिगर नजर आ रही है, इन्होंने एक ही एरो बनाया हुआ है एक रीजन के अंदर। इसका मतलब ये है कि सारे एटम्स एक ही तरफ अलाइन हैं। दूसरे में इस तरफ एरो बना हुआ है, यानी सारे एटम्स इस तरफ अलाइन है। एक एरो का मतलब एक एटम नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि सारे एटम्स इसी तरफ हैं। एक डोमेन में एटम्स की तादाद होती है 10⁻12 टू 10⁻16। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, हर किसी ना किसी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो है एक दूसरे को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अब इन्होंने ना आयरन की एग्जांपल दी। आयरन भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें भी डोमेन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो डोमेन्स हैं वो शुरू में डिसऑर्डर्ड होते हैं, यानी अलाइन नहीं होते, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। यानी आयरन आम हालत में मैग्नेट नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये डोमेन हो जाते हैं अलाइन, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड के साथ। और उससे आयरन जो है वो एक पावरफुल मैग्नेट बन जाता है और फिर उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बाद सॉफ्ट मटेरियल्स कौन से होते हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है।
आयरन जो है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि इसके डोमेन को हम आसानी से अलाइन कर सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड खत्म कर देंगे या एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करेंगे या इसको दोबारा मैग्नेटिज्म इसकी खत्म करनी हो तो ये आसानी से खत्म भी हो जाती है। ठीक है, जिन मटेरियल्स को मैग्नेट बनाना मुश्किल होता है, ठीक है, उनको अलाइन करना मुश्किल होता है डोमेन्स को, उनको हार्ड मटेरियल्स कहते हैं। इट्स डोमेन कैन नॉट बी इजीली ओरिएंटेड ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, लेकिन इसका फायदा ये है कि एक दफा अलाइन हो जाएं तो उसके बाद ये जल्दी रैंडम नहीं होते। यानी जो हमें मुस्तकिल मैग्नेट्स चाहिए होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स, वो हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं। इसकी एग्जांपल है स्टील वगैरह। तो जो हार्ड मटेरियल होते हैं उनको मैग्नेट बनाना मुश्किल होता है, लेकिन जब बन जाएं तो ज्यादा देर मैग्नेट्स बने रहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इन पर? मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, जिससे ऑर्डर जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। तो आप जितना इसको गर्म करेंगे उतना इनकी जो अलाइनमेंट है वो खराब होगी डोमेन्स की। ठीक है, तो जब वो डोमेन्स की अलाइनमेंट खराब होगी तो समझ जाएं कि मैग्नेटिक फील्ड भी या मैग्नेटिज्म भी कम हो जाएगी। और लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, मसलन मैं ना आपको यहाँ एक फिगर बना के देता हूं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये मटेरियल है और इसमें ये डोमेन्स हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, और मैंने इसको गर्म करना शुरू कर दिया। चाहे ये अलाइन है चाहे रैंडम है, लेकिन एक डोमेन के अंदर एटम एक ही तरफ होते हैं सारे। ठीक है, मतलब मैं एक बड़ा सा डोमेन बना दूं यहाँ पे, ये फर्ज कर ये डोमेन है, तो इसमें ना सारे एटम्स एक ही तरफ होते हैं एक डोमेन के अंदर। तो अगर मैं इनको हीट अप करना शुरू कर दूं तो इनकी वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी। एक टाइम आ जाता है कि इनकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये अपना ग्रुप बरकरार नहीं रख पाते। तो जब ये ग्रुप नहीं रखेंगे या ग्रुप कायम नहीं रख सकते तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी? अगर सारे एटम्स के ग्रुप्स टूट जाएं तो फिर इनके एटम्स किस तरह हो जाएंगे? ये बिल्कुल ही रैंडम हो जाएंगे कंप्लीटली, यानी कोई ग्रुप नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप इनका टेम्परेचर एक खास पॉइंट से ज्यादा कर दें। हर मटेरियल के लिए इसकी बर्दाश्त की मुख्तलिफ लिमिट है। तो जिस पॉइंट पर इसके डोमेन्स खत्म हो जाते हैं और सारे एटम्स मुकम्मल रैंडम हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगर इसके ग्रुप टूट गए हैं और एटम मुकम्मल रैंडम हो गए हैं तो फिर इसमें और पैरा में तो कोई फर्क नहीं रहा, उसमें भी इसी तरह होता है, एटम मुकम्मल रैंडम होते हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल यही कि ये बन जाएंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हीट अप करेंगे तो एक टेम्परेचर पर जाकर उसके डोमेन्स टूट जाते हैं और एटम सारे रैंडम हो जाते हैं। तो उस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्यूरी टेम्परेचर। तो ये इसकी टेम्परेचर है, द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। अगर आप इसको वापस ठंडा करेंगे और दोबारा मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन अप्लाई करेंगे तो ये दोबारा ग्रुप्स बना लेंगे, दोबारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, और ये याद रखें कि फेरो को पैरा में चेंज कर सकते हैं, लेकिन पैरा मटेरियल्स को हम वापस फेरो में नहीं ला, मतलब जो पहले हमने टाइप पढ़ी है ना, ये जो हमने टाइप पढ़ी है ये वाली, इसको हम फेरो में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, एटम्स के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये ग्रुप नहीं बनाते, हम इसको जो मर्जी कर लें। इसलिए जो एल्यूमिनियम या ये प्लेटिनियम टाइप के मटेरियल्स हैं ये कभी भी फेरो में कन्वर्ट नहीं होंगे।
हाँ, लेकिन जो फेरो मटेरियल्स हैं जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इसको अगर हम गर्म करें तो ये पैरा में कन्वर्ट हो जाते हैं और पैरा से वापस फेरो में भी आ जाते हैं। तो बस यहां तक आज हमने करना है। इसमें जो पेपर में आता है ना डेफिनेशंस, वो ये जो थ्योरी है एमसीक्यूज में आती है, फर्स्ट व्यू किसका था, ठीक है, ये आया हुआ है। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, ये जो मैंने निशान लगाई आपने करना है। और मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन पूछी जाती है। और ये पॉइंट याद रखना है कि आइसोलेटेड नॉर्थ पोल हम इसमें अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद इसकी टाइप्स की डेफिनेशंस याद रखनी शॉर्ट के लिए, ठीक है, और एग्जांपल्स। और फेरो की फर्दर टाइप्स हैं, इसमें डोमेन थ्योरी भी है लेकिन इसकी फर्दर टाइप्स हैं सॉफ्ट, मैग्नेटिक और हार्ड, ये भी याद रखनी है, ठीक है। और टेम्परेचर इफेक्ट में क्यूरी टेम्परेचर आ जाता है, इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है, ये भी डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर शॉर्ट क्वेश्चन में। और आयरन का क्यूरी मुख्तलिफ मटेरियल्स का मुख्तलिफ होता है, आयरन का 750 डिग्री सेंटीग्रेड है।